रचनात्मक विद्रोह की जीवंत प्रतिरूप। डॉक्टर प्रभा मुजुमदार के हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र वैचारिक पत्रिका आपका तीस्ता हिमालय की ओर से सिलीगुड़ी के गुरुनगर स्थित उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार में आयोजित एक भव्य समारोह में अमरावती साहित्य सृजन पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर प्रभा मुजुमदार के पुरस्कार समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए बुद्धिजीवियों एवं लेखकों ने भाग लिया। जाहिर है, इस अवसर पर देश के अनेक राज्यों से आई शख्सियतों की गौरवमय उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता ने समारोह को महत्वपूर्ण बना दिया। खासकर प्रभा मुजुमदार के जीवन साथी दीपक श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक यांत्रिकी मुंबई परिसंपत्ति तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिक्किम के पूर्व सूचना मंत्री सीबी कार्की ने की। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर तरावती अग्रवाल, वरेण्य अतिथि डॉक्टर प्रभा मुजुमदार, विशिष्ट अतिथि गुजरात के अहमदाबाद से आए सुपरिचित साहित्यकार रामकिशोर मेहता, डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, व्रेत वेट एंड कंपनी लिमिटेड, रेल मंत्रालय कोलकाता, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राइटर इन रेजिडेंस, राजभवन सिक्किम, डॉक्टर भिकी प्रसाद, वरिष्ठ साहित्यकार सिलीगुड़ी, अमर बानिया लोहार, वरिष्ठ साहित्यकार, ललित श्री, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्ण योजन, वरिष्ठ साहित्यकार सिक्किम, समाजसेवी चंद्र प्रकाश सिंगल, महेंद्र सिंगल एवं मेयर परिषद के सदस्य राम भजन महतो आदि मौजूद थे। प्रशस्ति पत्र का पाठ तीस्ता हिमालय की प्रकाशक रंजू सिंह ने किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा, हमारे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि प्रभा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनके सृजन कर्म को सम्मान दे रहे हैं। मैं बाहर से इस पुरस्कार समारोह में पधारे तमाम विद्वानों और साहित्यकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अपने संबोधन में डॉक्टर प्रभा मुजुमदार ने कहा, मनुष्यता के पक्ष में उठे नगण्य ही सही कुछ लोग और समूह हर दौर में मौजूद रहे हैं और उनकी मौजूदगी एक मसाल के जलते रहने की आश्वस्ति है। मुख्य अतिथि डॉक्टर तरावती अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी, डॉक्टर भिकी प्रसाद, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, अध्यक्ष सीबी कार्की आदि वक्ताओं ने अपने संबोधन में तीस्ता हिमालय की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समय की जरूरत बताया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन करण सिंह जैन तथा दूसरे सत्र का संचालन डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह ने किया। देवेंद्र नाथ शुक्ल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं बिना किसी भूमिका के चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम हम आरंभ करें। सबसे पहले हमारे बीच कुछ मेहमान उपस्थित हैं और मैं सभी मेहमानों को मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें ताकि आज का कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ कर सकें। सर्वप्रथम मंच पर मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जाने माने समाजसेवी और सिक्किम सरकार में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं, लोकप्रिय नेता, लोगों के दिलों में बसने वाले आदरणीय सीबी कार्की साहब, जो घंटों से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उनकी मुद्रा से ही ऐसा लगता है कि शालीनता दिखती है, सौम्यता दिखती है। पहाड़ का पूरा जो एक बायोग्राफी है उनके चेहरे पर झलकती है। मैं चाहता हूँ सीबी कार्की साहब यहाँ आए और कार्यक्रम का स्वच्छता का स्वीकार करें और आप करतल ध्वनि से सीबी कार्की साहब का स्वागत करें। इस क्रम में जानी मानी साहित्यकार, समाजसेवी डॉक्टर तारावती अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो बहुत अच्छी एक एंकर हैं, अच्छी कवियत्री हैं और समाज के प्रति उनका जो चिंतन है वो लगातार चलता है कि मानव को कैसे बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। आज की हमारी मुख्य अतिथि पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर तारावती। इस क्रम में वरणीय अतिथि के रूप में सुदूर गुजरात से हमारे बीच पधारी हैं डॉक्टर प्रभा मुजुमदार जी अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत। जो भारतीय तेल निगम एक बड़े अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर प्रभा मुजुमदार जी से मेरा सादर अनुरोध कि वो आए और मंच पर अपना स्थान करें।
इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह जी। सर, एक पहचान की आवश्यकता नहीं है, ये डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह जी का नाम आता है तो अपने आप सारी बातें आपको समझ में आने लगती हैं कि एक बड़ा व्यक्तित्व मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, जो चिंतक हैं, लेखक हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूँ। और हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर ज्योति प्रकाश वीरेंद्र जी। अस्वस्थता के बावजूद भी उनके साहित्य में को आगे बढ़ाने में उनकी एक भूमिका है, हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत स्वागत के साथ डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी। अब चूँकि अतिथि मंच पर उपस्थित हैं और हमारे देश का अपना एक संस्कार है, अतिथि देवो भव। जब तक हम अतिथियों का वर्ण नहीं कर लेते, उन्हें सम्मान नहीं देते, तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो सकता है। और यही हमारे देश की महान संस्कृति है। इस संस्कृति को अच्छे से हम आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सी.वी. कार्के सर, इस क्रम में डॉक्टर प्रभा मुजुमदार जी, जो गुजरात से पधारी हैं। हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर तारावती अग्रवाल जी। इस क्रम में डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह जी, डॉक्टर ज्योति प्रकाश वीरेंद्र जी, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का सम्मान करते हुए सम्मान के इस क्रम के पश्चात दीप प्रज्वलन हमारी अपनी महान संस्कृति है, परंपरा है। अंधेरे से उजाले की ओर जहाँ यह प्रतीकात्मक स्वरूप है, मैं चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय, तमाम अतिथि का दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को आलोकित करें। अध्यक्ष मेहता जी सभी मेरा क्या सहयोग करें। हमारे बीच सिक्किम की पहाड़ों की वादियों से पधारे हुए हैं जाने माने साहित्यकार अमर बनियाल लोहारो जी। मैं चाहता हूं महेंद्र संगल जी उनका सम्मान करें, आ रहे हैं। दोनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और सुबह ही देखिए साहित्य के प्रति ये लगाव है कि सुबह 4:30 बजे उठकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि रास्ते की स्थिति बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। इसके बावजूद इनका अंदर जज्बा है, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित पूर्ण योजन साहब, जो पूरी पूर्णता को लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। पूर्ण योजन सर, मैं सुधीर जी से अनुरोध करता हूं कि उनका सम्मान करें। पूर्ण योजन सर का
सुबह से उठे हुए हैं 4:30 बजे और सीधे गंतव्य स्थल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। इस क्रम में ललित जी जो जाने माने कवि हैं हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि पांडे जी उनका सम्मान करें। ललित जी हमारे बीच उपस्थित है रामकिशोर मेहता जी, जाने माने साहित्यकार हैं और बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, विशेषकर को लेकर उनकी अपनी। मैं आरपी सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि उनका सम्मान करें। हम शरणं गच्छामि, हम शरणं गच्छामि। इसी पर बुद्ध पर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं रामकिशोर मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत कर। और इस उम्र में पूरा जज्बा रखते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत नमन करते हैं। क्रमशः हम हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का आदेश है। हमारे बीच विशेष अतिथि सिराज खान साहब उपस्थित हैं। मैं सुंदर जी से अनुरोध करता हूँ कि उनका सम्मान करें। ये अच्छे कहानीकार हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत खुशी का पल है। शुक्ल जी का सम्मान करेंगे सुधीर श्रीवास्तव जी। मैं चाहता हूँ सुधीर जी का सम्मान करें, वरिष्ठ साहित्यकार। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, जो विशेषकर दोहों के क्षेत्र में उन्होंने एक महारत हासिल की है। मैं महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूँ, उनका सम्मान करें। महेंद्र जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो सुधीर जी का स्वागत करें। हरिश्चंद्र जी उनके बगल में हैं। दुर्गा बहादुर फतेह जी, आप आगे आ जाएं सर, तो अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं आप। इधर सुधीर जी, आप महेंद्र जी सम्मान करेंगे सुधीर जी का। हाँ, आपका भी होना चाहिए ना सर, आपने सबका किया। इस क्रम में मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ हरिश्चंद्र जी का सम्मान करेंगे महेंद्र सुंदर जी। थोड़ा सा एक क्रम बनता है। हमारे बीच श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं महेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि उनका सम्मान करें। श्रीवास्तव जी भारतीय तेल निगम में एक बड़े अधिकारी रहे हैं और बहुत सारी सेवाएं देश को दे चुके हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत सम्मान सर आपका। वीरता बहादुर खड़के आरपी सिंह जी से मेरा अनुरोध, उनका सम्मान करें। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन देख रहे हैं, जिसमें इस कार्यक्रम में जिनकी मुख्य भूमिका है, पर्दे के सामने डॉक्टर आरपी सिंह दिखाई देते हैं और पर्दे के पीछे जो मुख्य डायरेक्टर है वो है रंजू जी। तो रंजू जी के सम्मान के लिए मैं रंजू जी चाहता हूं कि आप यहां मंच पे आएँ, रंजू जी, और यादव जी उनका सम्मान करें। ये क्रम बनता है डॉक्टर साहब, क्योंकि पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है उसकी बड़ी भूमिका होती है। हाँ, ये तो एक्टर है। हाँ, तो दोनों ही करेंगे ना। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जी थोड़ा सहयोग करें
नहीं, इनको डबल होना चाहिए। नहीं अरे बहुत लोगों की भावनाएं हैं, तो भावनाओं का सम्मान किया जाए। डॉक्टर साहब पुरुष का अहंकार भी बोलेगा। हाँ, उसका अहंकार नहीं है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। पुरस्कार सत्र और ये इसलिए दिया जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में जिनके बड़ी उपलब्धि होती है, जिन्होंने समाज को दशा एवं दिशा दी है, उस व्यक्तित्व का सम्मान, वस्तु का समाज का सम्मान होता है, साहित्य का सम्मान होता है। ऐसे व्यक्तित्व से समाज को एक नई राह मिलती है। इस क्रम में उत्तरीय प्रदान करने के लिए मैं आज जो मुख्य हमारी जो जिन्हें पुरस्कार दिया जाना है, प्रभा मुजुमदार जी को मैं डॉक्टर आरपी सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वो उत्तरीय प्रदान करेंगे। प्रभा मुजुमदार जी को और जितने अतिथि हैं सभी सम्मिलित हों, ताकि एक पुरस्कार का जो कार्यक्रम है ये भी अपने आप में भव्य दिखे। महेंद्र सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो सहयोग करें। प्रभा मुजुमदार जी को प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि ये दरअसल इनकी साधना का प्रतिफल है। हमारे पास देने को कुछ नहीं होता, लेकिन सम्मान होता है, ताकि इन्हें ऊर्जा मिलती रहे और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो आगे भी इसी तरह संचालित होती रहे, संप्रेषित होती रहे। इस क्रम में एक हमने हमेशा ही एक उपक्रम रखा है कि हम हमारे जो वरेण्य साहित्यकार हैं उन्हें नकद राशि से भी हम सम्मानित करते हैं। मैं आपका तीसरा हिमालय के प्रकाशक द सन एक्सप्रेस की निदेशक रंजू सिंह से मेरा अनुरोध है वो नगद राशि प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। देवव्रत जो कि परंपरा के संवाहक हैं, मैं संवाहक ही कह सकता हूँ उन्हें। इस तरफ आओ कैमरा लेके। प्रभा मुजुमदार जी को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये जब राशि नहीं है, हमारे भाव है। और इस क्रम में स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और तमाम हमारे जो अतिथि हैं उन सबसे अनुरोध करता हूँ, महेंद्र सिंह जी और तमाम हमारे अतिथि सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो सहयोग करें। एक स्मृति चिन्ह उनकी स्मृति में बना रहेगा। इस कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये स्मृति चिन्ह आपका किस्ता हिमालय की ओर से प्रदान किया जा रहा है। अभी आप इस सही रही फोटो हमारी नीचे आ यहाँ भले जगह छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा दिल में बहुत बड़ी जगह है, इसकी चिंता न करें आप। दिल हमारा बहुत बड़ा है। सभी हमारे अतिथिगण स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, ताकि आपकी लेखनी है और ज़्यादा तेजस्वी हो और ज़्यादा ऊर्जावान हो, ताकि आप समाज को एक दिशा दे सकें और जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। मैं आपका बहुत बहुत नमन करता हूं, आपके कर्म को मैं प्रणाम करता हूं। और अब सम्मान पत्र पाठ के लिए मैं आपका तीसरा हिमालय के प्रकाशक रंजू सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि सम्मान पत्र का पाठ करें। अमरावती साहित्य सृजन पुरस्कार 2024 रचनात्मक विद्रोह की प्रतिरूप डॉक्टर प्रभा मुजुमदार। माननीय बहुआयामी अप्रतिम व्यक्तित्व तथा नेतृत्व की धनी सुपरिचित साहित्यकार, कवयित्री, साहित्यिक, सांस्कृतिक चेतना के प्रति डॉक्टर प्रभा मुजुमदार का जन्म
10 अप्रैल 1957 ईस्वी को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। निहायत ही ऊंची शख्सियत की स्वामी, उदार प्रगतिशील जीवन दृष्टि प्रभा मुजुमदार जी के व्यक्तित्व में वामन में विराट के दर्शन भी करवाती हैं। प्रभा जी आज तक जिंदगी की हदबंदियों में रहकर साहित्य, संस्कृति, समाज, मुल्क, मानवता आदि बेहतरीन कार्यों का अंजाम देने में कामयाब हुई हैं। इनका समाजोन्मुखी व्यक्तित्व जनपक्षधरता की कसौटी पर खरा उतरता है, अतः इनका व्यक्तित्व भी सामाजिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित है, जो प्रबुद्ध पाठकों एवं लेखकों को प्रभावित करता है। अदब, जिजीविषा, गहन सत्यानुभूतियों, प्रगतिशील दृष्टि रखने वाली संघर्षशील साहित्य साधिका संचेतना स्वस्थ जन सरोकारों की ऊर्जावान समकालीन चिंतन प्रवृत्ति की कवित्री डॉक्टर प्रभा मुजुमदार को आपका तीस्ता हिमालय दर्शन एक्सप्रेस की ओर से अमरावती साहित्य सृजन पुरस्कार 2024 प्रदान कर हम गौरवान्वित हैं। हम आपके उज्ज्वल तथा उत्कर्षमय जीवन की कामना करते हैं। साथ ही आपके सुदृढ़, स्वस्थ, सक्रिय, सुखद, मंगलमय जीवन की सदा हार्दिक शुभेच्छा रखते हैं। हम आश्रय सिंह संरक्षक, रंजू सिंह प्रकाशक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह संपादक, प्रदय 18/5/2024, अमरावती, अपर गुरुनगर, प्रधाननगर, सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। आपको पता है पत्रिका निकालना आज के समय में कितना मुश्किल काम है, इसके बावजूद भी आपका किस्सा हिमालय आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से अनवरत प्रकाशित हो रही है और देश और समाज को एक नई दिशा दे रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि किसी छोटे से शहर से आपका किस्सा हिमालय राष्ट्रीय फलक तक पहुंचती है और एक चिंतन देती है, लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम करती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज इसका 172वें अंक का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं सभी हमारे अतिथि महेंद्र जी, शुक्ला जी, राम मेहता जी, पांडे जी, खान साहब सभी से अनुरोध करता हूँ। अमरवानी लोहारू जी सर हमारे पधारे हुए, पूर्ण योजन जी, ललित जी, ये सभी आपसे अनुरोध करें। सरकार ने हमारा काम बहुत सहज कर दिया कि आपको पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं। जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर आरपी सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर आरपी सिंह, इसके पश्चात हम वक्तव्य सत्र पे आगे बढ़ेंगे। तो माननीय मंच, माननीय अध्यक्ष महोदय गुरुवर्धन प्रसाद वीरेंद्र, मुख्य अतिथि हमारे बंधु साथी डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह जी, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी एवं बड़े अतिथि डॉक्टर प्रभा मुजुमदार जी, और आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं तीस्ता हिमालय परिवार से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं बंधु सीवी कार्की जी, इसके साथ ही सामने दर्शक जिला में बैठे हमारे मित्र रामकिशोर मेहता जी, अग्रज देवेंद्र नाथ शुक्ल जी, अनुज महेंद्र सिंघल जी एवं अन्य साथियों, इसी बीच सिक्किम से भी हमारे 3 मित्र पधारे हैं। आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कठिन समय में कठिन रास्ते को पार करके आपकी आंतरिकता रही है कि आप इस कार्यक्रम में आज पधारे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसी क्रम में अचानक फेसबुक पर जब कार्यक्रम की सूचना भाई सिराज खान बातिश जी ने देखी तो स्वतः फोन किए कि मैं भी कार्यक्रम में आ रहा हूँ और पधारे। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम ऐसे कठिन वक्त में रह रहे हैं जहाँ
हम सवाल नहीं कर सकते, जबकि गणतंत्र जो है अगर सवाल विहीन हो जाए, मुद्दा विहीन हो जाए, तो गणतंत्र को हम बचा नहीं सकते। आज बड़ी मात्रा में लेखन जो है हो रहा है, लेकिन हमारी लेखन की उत्पादकता क्या है? हम जो लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं? क्या हमारी रचना आत्मसुखाय है या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व मानवता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? ये तमाम चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और खास करके आज प्रभा जी की एक पुस्तक है, मैं नकारती हूँ निर्वासन, उस पर बोलने की मेरी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन समय नहीं है। और हमारे बीच जब डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह जैसे व्यक्तित्व, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी जैसे प्रवक्ता मौजूद हैं, तो हम जो है समय लेना अधिक नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम आज इस समय में जी रहे हैं। आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं, अगर निजी समस्याओं को अगर हम भूल भी जाएं, दरकिनार भी कर दें, तो भी अगर हम साहित्यकार हैं तो सामाजिक समस्याओं से, राष्ट्रीय समस्याओं से या विश्व स्तर पर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और उन समस्याओं को लेकर के सबसे बड़ा संकट है कि जब हम सवाल खड़ा करते हैं तो हमें अवांछित तत्व के रूप में देखा जाता है, घोषित किया जाता है। नकारती हूँ निर्वासन जो काव्य खंड है, मैं समझता हूँ कि वह इसी पर आधारित है। और इतनी अच्छी रचना के लिए, इतने महत्वपूर्ण सृजन के लिए मैं बहन प्रभा मुजुमदार जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आज उन्होंने एक अवसर दिया कि हम उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार में चंद लोग ही सही, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने महत्व योगदान से साहित्य संस्कृति को बचाए हुए है। और जिंदा होने के सबूत जो लोग पेश कर रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से अपने गुरु डॉक्टर वी प्रसाद वीरेंद्र जी को भूलना नहीं चाहूँगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ और उनका जो है एक बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। कभी अवसर होगा इस पर भी हम बोलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बहुत सारगर्भित स्वागत वक्तव्य रखा और उन्होंने बताया यहाँ चंद लोग हैं। मैं बता दूं डॉक्टर साहब कि क्वालिटी के लोग हैं, क्वांटिटी की जरूरत नहीं। जब क्वालिटी के लोग होते हैं तो समाज अपने आप अपनी दिशा तय कर लेता है। कि वक्त की आंधी से जो डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो के वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, पहरेदार नहीं है। हम आवाज़ हैं, हम चीख हैं उस पूरी प्रजा की, हम आवाज़ हैं, हम चीख हैं उस पूरी प्रजा की, हम कवि हैं, राजा का दरबार नहीं है। तो यहाँ क्वालिटी के लोग हैं, आप निश्चिंत हो जाएं डॉक्टर साहब। यही लोग समाज की दशा और दिशा तय करते हैं। और इस क्रम में जैसा कि मेरे पास जो सूची दी गई है उसमें व्याख्यान सत्र आरंभ होने वाला है। और आरंभिक व्याख्यान में हमारे बीच उपस्थित हैं आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर तारावती अग्रवाल जी। वो एक बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, आप सब जानते हैं। जीसस क्राइस्ट एक धूप में आधे नदी में खड़े हैं। नदी के किनारे संत जॉन बैप्टिज्म के मंत्र पढ़ रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं, उनको बैप्टाइज कर रहे हैं।
और बाइबल कहती है कि नदी की कुछ मछलियां, some fishes, they peep out of the water. वो नदी के बाहर झांकती हैं, नदी के पानी के बाहर। सांस तो वो पानी के बाहर ले नहीं पाएंगे, तो आंखों को वो बाहर निकाल लेती हैं, स्टिल हो जाती हैं, वहीं खड़ी हो जाती है वो पानी मछली, और उस बैप्टिज्म को विटनेस करती हैं, बपतिस्मा की साक्षी बनती हैं। चंद्र प्रकाश भाई साहब आए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। जब भी इस धरती पर महान लोग जिन्होंने क्रांति की, जिन्होंने किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन, महत्व परिवर्तन को धरती पर लेकर आए, उनकी आवाजें बहुत दूर तक नहीं आ रही। वो कोई बहुत शोरगुल मचाते हुए नहीं आते। सिकंदर आता है शोरगुल मचाते हुए। चंगेज खान आता है शोरगुल मचाते हुए। लेकिन जो जीवन को दिशा देने वाले लोग हैं, जो बृहत समाज को, बहुत बड़े समाज को, बहुत बड़ी मनुष्य प्रजाति के एक बड़े हिस्से को जो दिशा देते हैं, उनके आने के पद चिन्ह नहीं बनते। ज़ेन मॉन्क्स, ज़ेन संतों से यदि आप पूछें कि ये बुद्ध जो आप बुद्ध बुद्ध चिल्लाते हैं, ये बुद्ध क्या है, ये कैसा दिखता है, तो ज़ेन मॉन्क हंसेगा और वो कहेगा कि आकाश में बगुले देखे हैं, उड़ जाते हैं, पीछे आकाश में कुछ रहता है, तो बस वैसे ही होते हैं। और परिवर्तन इन बगुलों के उड़ने की कतारों के बीच में, जो स्पेस, जो मौन, उसके बीच घटता रहता है। क्रांति होती रहती है भीतर भीतर, मनुष्य विकसित होता रहता है इसी गहरे मौन के भीतर, इन्हीं थोड़े से लोगों के भीतर जो यहाँ बैठे हैं, इसी तरह के लोग जो शांत होना जानते हैं, जो कभी कभी भीतर उतरे हुए रुदन को काली स्याही से कागज पर लिखते थे। अभी मैं प्रभा जी के पास बैठी, उनसे बात हो रही थी। वो ONGC में साइंटिस्ट थी। 35 वर्ष उन्होंने पेट्रोल की साधना की, पेट्रोल की खोज की साधना की। यह उनका जीवन रहा है। कहाँ कविता, कहाँ पेट्रोल, कहाँ धरती का खनन, कोई मेल ही नहीं बैठता, कोई संयोग देखते, दोनों में कोई तालमेल देखते। पर वो कवियत्री हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ। भीतर कोई रो रहा होगा, भीतर कुछ वाइटल, कुछ एसेंशियल। ये सिंगल भाई साहब सोने चांदी की दुकान में बैठे रहते हैं दिन रात। अभी 3 तल्ला सीढ़ी चढ़ के यहाँ आ गए, क्या जरूरत पड़ी है उनको? कोई अभाव नहीं, सब कुछ है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, व्यवसाय है, नाम है समाज में। ये करण सिंह अधिवक्ता है, क्या पड़ी है इसको यहाँ, ये क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? वैसे टाइम ये क्लाइंट्स ही नहीं छोड़ते, उनसे पिंड छुड़ा के फोन बंद करके बैठे होंगे यहाँ। बात क्या है? भीतर कुछ रोता है, भीतर कोई पीड़ा उमगती है, और
एक जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जिन्होंने उस पीड़ा को कहा कविता के रूप में, कहानी के रूप में, आलोचना ग्रंथ के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में, गीत के रूप में, पद्य के रूप में, गद्य के रूप में, और एक वो जो कहना चाहते हैं, कह तो नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने कहा उनसे सुन लेंगे। अब डॉक्टर साहब को मैं कल पूछ रही थी, बात हो रही थी मेरी उनसे, 45 वर्ष तिस्ता हिमालय पत्रिका के पीछे, पेशे से डॉक्टर है, खर्चा चलाते हैं वो होम्योपैथी की दुकान से, और जो कमाते हैं उसमें से घर में रोटी पूरी आई कि आधी आई उसकी चिंता नहीं है, पत्रिका में लगा देते हैं। बात क्या है? ये हो क्या जाता है? ये कुछ लोग हैं जो एक तरह से पोजेस्ड हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, वो जो कहे जाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए भीतर रुदन है, भीतर पीड़ा है, भीतर कुछ कसकता है, उसको कम से कम हम तो कहें। बाकी लोग तो भीड़ चली जा रही, बाकी तो सारी दुनिया जाके देखिए, कहीं बाजार, अस्पताल, कुछ भी खाली नहीं मिलेगा, दुनिया भरी है वहाँ। यहाँ 4 लोग बैठे हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये 4 लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये इस समाज का नमक है। ये इस समाज का गौरव है। ये 4 लोग अपने विकास के साथ साथ सारे समाज को अपने साथ विकसित करना चाहते हैं, और समाज कितना भी कहता रहे कि हम वो आपसे बिलोंग नहीं करता, वो आपका नहीं, लेकिन आपकी मौन पग ध्वनि के भीतर भीतर समाज डेवलप होता रहता है, विकसित होता है। इस पृथ्वी पर अवतरित सब तरह की कलाओं का एकमात्र यही उद्देश्य है कि मनुष्य की आत्मा को विकसित करता है। चाहे बेशक वो साहित्य है, वास्तुकला है, चित्रकला है, संगीत है, नृत्य है, तमाम तरह की कला। मनुष्य को भीतर से विकसित करता है। भीतरी विकास धक्के देता है तब बाहर विकास होता है। ये एक अलग विषय है जिस पर लंबी चर्चा हो सकती है। मैं जानती हूँ इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इस समूह को, इस ग्रुप को जो आज यहाँ एकत्र है, अमरावती साहित्य सृजन पुरस्कार के अवसर पर बधाई देना चाहती हूँ कि आप उन थोड़े से लोगों में से हैं जो आत्म विकास में स्वयं के साथ और अपने साथ साथ नहीं दिखने वाले पद चिन्हों पर उस बृहद समाज को लेकर चलते हैं जिसको आपकी आवश्यकता है। ये अहंकार का विषय नहीं है कि समाज को हमारी आवश्यकता है, ये केवल हमारे लिए ये होना चाहिए, हम जानें कि हम इसलिए कि हमारी बृहद समाज को आवश्यकता है। मैं बधाई दूँगी डॉक्टर आरती सिंह को, माँ रंजू को, डॉक्टर प्रभा मजूमदार, बहुत ही स्वीट और सीधी सरल महिला हैं। लिखती होंगी ऐसा तो मैं अभी घंटों उनसे बात की, वो पेट्रोल के बारे में मुझे बता रही हैं कि कैसे धरती से उसको अन्वेषण उसका कैसे होगा, कैसे खोजा जाएगा कि पेट्रोल है। इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कोर्स। CB कार्की साहब यहाँ पर हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। और थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू करण सिंह, थैंक यू एवरीवन हियर। डॉक्टर VG प्रसाद वीरेंद्र यहाँ उपस्थित हैं, उनकी उम्र हालांकि अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर भी देखिए क्या उठाना आता है उनको।
ये वही है जिसकी मैंने बात की, वो उठा लाता है। तो समाप्त करेंगे इस वक्तव्य को। सभी को धन्यवाद। नहीं, आप आए, ये बड़ी बात है। और इतनी मतलब तेंजिंग नोर्गे की चढ़ाई करना कोई मजाक नहीं होता। और आपने कर दिया है सर, आपका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मनुष्यता का फटा आंचल अभी हमें सीना नहीं आया। मनुष्यता का हमने विकास किया, लेकिन वास्तव में हमने विकास किया, ये प्रश्न चिन्ह, यक्ष प्रश्न है। अब मैं आ रहा हूँ जो हमारी आज की वर्ण अतिथि हैं, जो गुजरात से पधारी हैं, और जैसा कि उनके चेहरे से लगता है कि बहुत ही सहज सरल, कोई अनवरत बहती सी नदी लगती हैं आप। धन्यवाद प्रभा जी, और बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। डॉक्टर प्रभा मुजुमदार। नमस्कार। मंच पर विराजमान कार्तिक साहब और समस्त अतिथिगण, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो मंच पर बैठे हैं और जो मंच के इस तरफ बैठे हुए हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण, उतने ही सम्मानित और उतने ही प्रबुद्ध लोग हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपका तिस्ता हिमालय के संपादक, रचनाकार एवं पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर रंजू जी, और उसके बाद आप सब उपस्थित साहित्य प्रेमी, इस सम्मान के लिए मैं अनेक आभार प्रकट करती हूँ। ये आभार मेरे लिए एक औपचारिक शब्द नहीं है। आपकी अतिरिक्त उदारता, आत्मीयता और प्रोत्साहन जहाँ मेरे लिए गर्व मिश्रित प्रसन्नता है, वहीं इस सम्मान की कसौटी पर खरा उतर सकने की एक चुनौती और जिम्मेदारी भी है। लेखन की चुनौती, जिम्मेदारी और विश्वसनीयता की जब बात आती है तो सबसे पहले मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं। समय शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो मेरे विचार में एक लेखक को पक्षधर तो होना ही पड़ेगा। ये पक्षधरता कोई किसी व्यक्ति, समूह, धर्म अथवा वर्ण के प्रति नहीं, वरन मनुष्यता से जुड़े सरोकारों के प्रति होती है। और आज के मौजूदा दौर में मनुष्यता के प्रति यह प्रतिबद्धता न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इसके अपने खतरे भी हैं। शब्द की सत्ता और महिमा इन दिनों या तो नैपथ्य में मौन साधे खड़ी है, या बाजार की चकाचौंध में अपनी उपयोगिता तलाश कर रही है। इससे भी अधिक त्रासद यह है कि शब्दकार सत्ता के हर मठ एवं हर गढ़ के सामने अपने को नवाजे जाने की कवायद भी कर रहे हैं। विश्वसनीयता का यह एक गहरा संकट है, जिससे पार हमें, रचनाकार को ही जिससे हमें पार पाना होगा। हमारे चारों ओर पसरी हुई संवादहीनता, संवेदनहीनता, छीदते हुए मानवीय संबंध, अवसाद भरे सन्नाटे, असहिष्णुता एवं क्रूर महत्वाकांक्षाओं की अहंकारी गर्जनाओं के बीच उस शून्य को सार्थक करने के लिए कुछ सार्थक और सकारात्मक शब्दों की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज युद्ध की लगभग स्थायी स्थितियों के बीच विध्वंसक हथियारों की ही नहीं, भय और प्रलोभनों के, उन्माद और नफरत के, स्वार्थ, पाखंड और अंधविश्वासों के बाजार भी फल फूल रहे हैं। विश्व विजयी होने की महत्वाकांक्षा मानवीय गरिमा और अस्मिता के लिए ही नहीं,
समूची मनुष्यता के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट बन गई है। एक रचनाकार के तौर पर ही नहीं, सजग नागरिक होने के तौर पर भी विगत दशकों में बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को मैंने गहराई के साथ महसूस किया है। संवेदनहीनता से भी अधिक संवेदनाओं के विभाजन ने मुझे डराया है, जहां नाम एवं आस्था के आधार पर किसी को दंडित या पुरस्कृत करने का चलन सामान्य होता जा रहा है। प्रश्न पूछने, असहमति दर्शाने को राष्ट्रद्रोह करार दिया जा रहा है। ऐसे में निश्चित ही मनुष्यता के पक्ष में उठे कुछ मनुष्य या कुछ समूह ही सही इतिहास के हर दौर में मौजूद रहे हैं। एक रचनाकार के रूप में तमाम विपरीत हालत में अपनी सोच, विचार एवं संवेदनाओं की जमीन बचाए रखने का मेरा भी एक विनम्र प्रयास एवं दायित्व है। एक बार फिर आपका स्नेह, प्रोत्साहन और ये पुरस्कार पाकर मैं अभिभूत हूँ। ऐसे मौसम में जो इतने कष्ट सहकर भी आ सके, उन सब की उपस्थिति के लिए कृतज्ञ हूँ। आपका ये सम्मान सर माथे पर, लेकिन यहीं पर एक निवेदन भी करना चाहूँगी राजेंद्र प्रताप सिंह सर और रंजू जी। आप वर्षों से अथक प्रयास कर रहे हैं अपने साहित्यिक क्रियाकलापों से जन चेतना और जनहित की दिशा में, और मैं जानती हूँ कि इन प्रयासों के लिए तन मन धन सब की आवश्यकता होती है। अतः पुरस्कार की नकद राशि पूरी विनम्रता के साथ मैं इन्हीं प्रयासों के लिए अर्पित करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी और बहुत सुकून की बात है। एक बार फिर आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत अच्छा और सार्वत्रिक आगे बढ़ाने के लिए आपने जो विचार दिए, निश्चित रूप से समाज को ये पल्लवित करेगा, पुष्पित करेगा, संचालित करेगा, संप्रेषित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं समाज सेवी SP सिंह जी। मैं चाहता हूं डॉक्टर RP सिंह साहब उनका सम्मान करें। समाज सेवी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। RP सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो उन्हें सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित पूरे सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर RP सिंह जी, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। दरअसल मैं कोई रेलवे का अधिकारी अपने को नहीं मानता। मैं एक विद्यार्थी हूँ और साहित्य का विद्यार्थी हूँ। सर का अनुरोध था, RP सिंह सर का अनुरोध था, और यहाँ आने के बाद जो मुझे बोलना था या जो मैं सोचा था वो सब इतना विह्वल हो गया, क्योंकि ये वो ज़मीन है जहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी। सामने सर बैठे हुए हैं। सिक्किम वो ज़मीन है जहाँ से हमने साहित्य की शुरुआत की थी। हमारी निर्मित काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। उसके बाद जो कुछ भी बना, मैंने सबसे ज़्यादा लेक्चर यहीं माल बाजार से लेके कूच बिहार तक ही दिया है यूनिवर्सिटियों में। यहाँ मतलब पहले हिंदू विश्वविद्यालय में था। फिलहाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे CB कार्की साहब, मैं बहुत पहले से सर को जानता हूँ सिक्किम में जानने के कारण, और यहाँ उपस्थिति समस्त वरिष्ठ साहित्यकार जन। दरअसल यहाँ हमसे छोटे में एक हमारे छोटे भाई प्रदीप दिखाई दे रहे हैं और एक वो बच्चा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मुझे वो बार बार जब कह रहे थे कि आदित्य विक्रम सिंह आदित्य, अरे मैं अभी फिलहाल जब सर ने कहा था कि बोलना है और सिक्किम में बोलना है, तो मुझे मतलब किसी भी तरह की छुट्टी लेनी होती मैं ले लिया, क्योंकि सिक्किम से एक विशेष लगाव है। वो हमारे एक अग्रज देवचंद सुब्बा साहब नहीं आए, नहीं तो आज से 4-5 साल पहले मैंने सुब्बा साहब से एक अनुरोध किया था
कि जीवन कहाँ बीतेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अंत में अपना सिक्किम दार्जिलिंग में ही बिताना चाहता हूँ। तो अगर आप कुछ कर सके तो हमारे लिए वहाँ इंतजाम करें। तो दरअसल आपकी निर्मित जैसे होती, सर ने कहा कि यहाँ कम लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ मुझे अभी दिखाई दे रहा है बनारस से लेके, देवरिया से लेके, गुजरात से लेके, कितने दूर, आजमगढ़ से लेके, पंजाब से लेके, गाजीपुर से लेके, कहाँ से लोग बैठे हैं। ये एक अखंड भारत का प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है और हाल लगभग भरा हुआ है। बात करनी थी हमें आज के जिस अंक का लोकार्पण हुआ है, क्योंकि इस लोकार्पण वाले अंक में हमारी सम्मानित कवयित्री की आभा भी मौजूद है। तो अगर हम इस पे बात करते हैं तो हम अपनी कवयित्री पे भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले, इस बात से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सर का नाम मैंने बहुत सुना था, क्योंकि सिलीगुड़ी मेरा आना जाना होता रहता था, लेकिन आज पहली बार देखा मैंने, क्योंकि संचालन का मुझे भी बड़ा शौक रहा है, लेकिन संचालन का एक पैरामीटर कैसे बनता है वो सर से मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बात लघु पत्रिकाओं की अगर की जाए, जैसे मैं शुरुआत इसी से करना चाहता हूं कि लघु पत्रिकाओं की, तो जो लघु पत्रिकाएं हैं वो मुझे लगता है कि साहित्य के एक बड़े संसार में उनकी भूमिका उस मधुमक्खी की तरह होती है जो तमाम जगहों से रस को लेती है और अपने स्वाद के अनुसार उस छत्ते को डेवलप करती है, उस पत्रिका को डेवलप करती है। आप ये सोचें कि इस तीस्ता हिमालय का जिसका 17वां अंक आज 17वां वर्ष है और 171वां 172वां अंक है, आप गिनने लग जाएं तो 171 172 में कम से कम 17 बार गलती करेंगे। तो इतना अंक जिसने निकाल दिया है, इतने वर्ष तक जिसने परिश्रम किया है, और आप ये समझ लें, मेरी उम्र मुश्किल से 40वां चल रहा है, लेकिन आप सब लोग श्रेष्ठ हैं। अभी का समय पुराने समयों से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा मुश्किलात भरा है। अभी का समय खासकर इस पत्रिका को निकालने के लिए या लघु पत्रिकाओं के लिए जितने मुश्किलात खड़े हो सकते हैं, कागज महंगा हो चुका है। अभी जो सर ने बताया कि पोस्टल ऑर्डर, मतलब मैं कल देख रहा था कि वागर्थ जो 40 रुपए की एक कॉपी निकालता है, वो भेजने का 50 रुपया लेता है। तो अब आप सोचें कि एक पत्रिका, ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, आखिर अगर किसी पाठक को 90 रुपए की कोई पत्रिका पढ़ रही है जो कि 40 रुपए की है, तो फिर वो लेने में भी तो थोड़ा संकोच करेगा। तो एक ऐसा हर्डल जो आपके पाठकों को भी हतोत्साहित कर रहा है और संपादक को भी हतोत्साहित कर रहा है, तो ये इस पे थोड़ा सा हमें एक सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप समझिए कि एक पत्रिका ही तो बची है जो डाक से आती है, वरना चिट्ठियां तो डाक से आती नहीं है। हमारे पास तो सारे लिफाफे पत्रिकाओं के ही बचते हैं। एक फैजल आजमी का शेर है कि हर्फ अपनी ही मानी की तरह होता है, हर्फ अपनी ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। तो अगर आप हर्फ के मानी को खत्म करेंगे तो फिर आप कहाँ बचेंगे। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रहा था कि खासकर पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में हमें करनी चाहिए, कि मैं खुद मोबाइल ही देख रहा हूँ, इसलिए मैं भी इसमें गड़बड़ी कर रहा हूँ, कि एक जो सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में पत्र पत्रिका को बचाना एक मिशन मूड का काम है। ये एक सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि प्रयास से हो सकता है, इसके लिए किसी को आरपी सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह होना पड़ेगा, तब जाके ये पत्र पत्रिका का कुछ बचा रहेगा। साथ ही बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, इन सब के बावजूद आप देखें कि पत्र पत्रिकाएं आ रही हैं। मैं इंडिया टुडे का तब से पाठक हूँ जब वो 5 रुपए की आती। मेरे मित्र पीछे रंजन जी बैठे हैं, ये भी जानते हैं कि कई बार इनसे मैंने बनारस में मंगवाया था। 5 रुपए से आज
इंडिया टुडे 60 रुपए की हो चुकी है, एक कॉपी का दाम हो गया। वो पत्रिका 70% कॉर्पोरेट लॉबी से चलती है, उसके बावजूद वो दाम अपना बढ़ाते चली जा रही। एक पत्रिका जिसको बहुत न्यूनतम चंदा मिलता है, बहुत न्यूनतम सहयोग मिलता है, जो घर के घरेलू खर्च से चलती है, वो अगर 17 साल तक लगातार चल रही है, तो क्या इसका हम कोई और पैमाना बनाएंगे? इससे बड़ा पैमाना क्या होगा कि ये पत्रिका 17 साल तक कंटिन्यूअस रहेगी। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात थी कि सिर्फ इसकी लज्जत साहित्य से नहीं है। आप ये कहें कि सिर्फ एक साहित्य का मामला है, इसमें हर वो रंग है जिसको हम सोशियो पॉलिटिकल कहते हैं, जिसको हम सामाजिक राजनीतिक उस पे ले जाकर कहते हैं। मैं इसको देख रहा था कि इसमें अधिकतर चीजें ठीक है, हमारा सिलेबस भी इसमें मौजूद है, इसमें चारू मजूमदार भी मौजूद है, तो इसमें पहलगाम भी मौजूद है, इसमें वक्त बिल भी मौजूद है, जेपीसी रिपोर्ट भी मौजूद है। तो जिस तरह से आरपी सिंह सब काम कर रहे हैं, मुझे तुलसी बाबा की एक अर्धाली याद आ रही है। हालांकि वो अर्धाली का महत्व तभी है जब मैं पूरा छंद या पूरा दोहा कहूं कि खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहिते कुछ कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो एक संपादकीय विवेक में जो संग्रह त्याग का गुण है कि हमें अपनी पत्रिका में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, यह एक संपादकीय विवेक का मामला है। और यह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आरपी सिंह साहब जिस तरह से इसको कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। मैंने पुराने कम से कम 25-30 अंक देखे, और आप सोचें कि इसके साथ ही साथ इन्होंने, मतलब कितनी बड़ी बात है कि साहित्य ने एक राज्य पे भी विशेषांक निकाला है। इन्होंने सिक्किम विशेषांक निकाला है। ये किसी भी साहित्यिक पत्रिका में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सिक्किम विशेषांक आ रहा है। तो यह अंक अपने आप में इसका चूंकि मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि लोकार्पण है, तो लोकार्पण के बाद अगर हम ही पढ़ लेंगे सारा, हम ही सारा बता देंगे, तो आगे फिर पाठक क्या करेगा। तो इस पे मामला वो है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आज प्रभा जी का सम्मान हुआ, और आज से आई थिंक 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हमारे मित्र हैं सत्यनारायण पटेल जी, मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में अधिकारी हैं। जैसा मैम कह रही थी कि लोग क्यों साहित्य से जुड़ते हैं, साहित्य से वो क्यों जुड़ते हैं। गालिब का एक शेर है कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो जो आदमी से इंसान बनने की प्रक्रिया है, उसका टूल से साहित्य। अगर साहित्य न हो, अगर साहित्य हमारे अंदर मौजूद ना हो, हम किसी भी नौकरी, मैं मूलतः एक मालगाड़ी के संयंत्र में काम करता हूँ जहाँ मालगाड़ी बनती है, मतलब लोहे, वेल्डिंग, रिवाल्टिंग के अलावा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, और चक्का देखिए, मालगाड़ी देखिए, उसका वैगन देखिए, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये साहित्य है जो हमें बताता है कि हमारा अंतिम वर्कर भी इतना मतलब काम करते समय उसकी काम की जो श्रेणी है वो ऐसी बनी रहे कि हमारे अंदर उसके प्रति एक संवेदनशीलता बची रहे। ये साहित्य हमें बचाता है। और मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, जैसे मैं बाहर जिन भी जगहों पे, ये मेरे साथ इसको सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, मैंने 8-10 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है, तो 8-10 राज्यों में भी मैं घूमा डाला। तो मैं जब भी कहीं जाता था, अच्छा उसकी शुरुआत मेरी सिक्किम से ही हुई है, तो सिक्किम में 4 साल बीता है, तो मैं वहाँ कहता था कि पहाड़ की जिंदगी जितनी कठिन है उतने ही सरल वहाँ के लोग। तो आप ये सोचें कि संवेदना के स्तर पे आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ सरलतम लोग रहते हैं, वहाँ जीवन के संघर्ष इतने हैं कि उन्होंने
अपने जीवन को सरलतम बना रखा है। किसी से भी मिलिए, आप सोचिए कि सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा विश्वास तो पहाड़ के ही लोगों में होता है, सबसे ज्यादा अपनापा तो वहीं पे मौजूद है। तो अगर हम, और ये क्या है, ये उनके अंदर का साहित्य है, ये उनके अंदर का जीवन है। मुझे याद है आज भी कि मतलब 14-15 साल हो गए कि अगर मेरे कुछ अच्छे संपर्क बचे हुए हैं तो वो दार्जिलिंग में बचे हुए हैं, गंगटोक में बचे हैं, मंगन में बचे हैं, मतलब वहां बचे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी साहित्य के नाते। मैं मतलब ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ सर, एक दो बात और मैं करूँगा जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी। मैम की कविताएं मैंने पढ़ी थी बिजू का ब्लॉग पे, सत्यनारायण पटेल वाला जो आता है उस पर आया था, और जब मैं पढ़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत नाम क्लिक किया क्योंकि सर ने 2-3 महीने पहले बता दिया था। तो थोड़ा एक होता है ना कि अगर किसी को पुरस्कार मिल रहा है तो उसकी तो जिम्मेदारी बढ़ती ही बढ़ती है, आपको आपकी दृष्टि की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उसको देख कैसे रहे हैं, क्योंकि भाई पुरस्कार मिल रहा है। तो और अगर आप 1-8 साल भी मास्टरी कर लिए हैं तो आपके अंदर आलोचक के गुण अपने आप आ जाएंगे, उसमें कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि आपको आलोचक होना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं। कविताएं जो मैंने की पढ़ी उसमें मैं 2 ही कविताओं का जिक्र करूंगा। वो 2 कविताओं का इसलिए करूंगा क्योंकि वो इसमें भी छपी हुई है। दरअसल 90 के बाद हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव आया। हालांकि मैं मध्य प्रदेश में बहुत साल नौकरी किया हूँ, आपकी इंदौर की पैदाइश है। वो चंद्रकांत देवताले ने जो चिट्ठी लिखी थी कि आप रतलाम में बीएससी में गणित जैसे विषय में, अब आप सोचिए, मतलब मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं गणित नहीं पढ़ती, अरे पढ़ते तो पुरुष भी नहीं हैं, हाँ, कमजोर तो पुरुष भी गणित में होते ही हैं, मैं भी बहुत कमजोर था। तो बीएससी में गणित में मैंने टॉप किया था। तो चंद्रकांत देवताले साहब शायद उसी कॉलेज के थे, वो हिंदी के प्रोफेसर थे रतलाम में। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मैम को, वो चिट्ठी मैंने पूरी पढ़ी। मुझे डाक ओक से बड़ा लगाव है तो चिट्ठी मैं तुरंत पढ़ लेता हूँ, कहीं कोई चिट्ठी रहती है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिलहाल तो मैं के यहाँ एक जो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, 90 के दशक में हमारे यहाँ एक बड़ा बदलाव आया जिसको सामान्य तौर पे भूमंडलीकरण है कि बाजार आया, बाजार का प्रभाव आया। क्या इसके पहले बाजार नहीं था? अगर इसके पहले बाजार नहीं था तो सर ने अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ा था, हालांकि बाद वाला जो शेर था वो नजीर बनारसी का था, जो अंधेरा मांगने आया है रोशनी के लिए। तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। तो अगर उस समय बाजार नहीं था तो फिर वो किस खरीदारी की बात करते हैं? मैं यहाँ ये बात बस इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम बाजार कहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि 90 के बाद का बाजार, के पहले का बाजार, या 90 से लेके आज तक का 2025 तक का बाजार निरंतर एक नया नेक्सस बना रहा है, एक नई चीज का निर्माण बना रहा है। ये मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको पहली बार डिकोड होते हुए मैंने इनकी कविता में पाया। देखिए, बाजार मुख्यतः गद्य का विषय, बाजार का वह प्रलोभन ईदगाह कहानी में मिलता है। प्रेमचंद इस बाजार को रचते हैं कि जहां पे आप सोच लीजिए कि हामिद को अपने चिमटे से सबको लड़वाना पड़ता है कि भाई बाजार क्या है। लेकिन एक जो बाजार पहले और अब के बाजार में जो एक अंतर मुझे समझ में आया वो इनकी एक कविता में मुझे दिखाई पड़ता है, वो तिलिस्म। वो कविता तिलिस्म नाम से है, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, जो अंतिम 3-4 लाइन है कि रातों रात अजनबी पड़ोसी किसी फार्मूले की तहत आत्मीय बन जाते हुए माया लोक का अंत नहीं, हाथों से छूते ही सोना बना देने वाली टकसाल अब खुल चुकी। यह कविता आज हम 2025 में पढ़ रहे हैं और यह अपने समय की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका प्रगतिशील वसुधा में 2007 में छपी।
तो ये मैंने इसलिए कहा कि इसमें एक शब्द आया है माया लोक। दरअसल आज का बाजार उस माया लोक का निर्माण कर रहा है, जिस माया लोक के जाल में हम फंसते चले जा रहे हैं। कहानियों में ये आपको खूब मिलेगा। ये मैं ढेर सारी कहानियां बता सकता हूं, संजय खाती से लेके क्या कहते हैं बाद में अवधेश कुमार तक की, कि जिसमें बाजार का माया लोक है। लेकिन कविताओं में बाजार किस तरह से अपने को फैला रहा है और उसको डिकोड करना, क्योंकि बाजार कहने से वो कभी खुलता नहीं। बाजार अगर खराब चीजें देता है तो बाजार दवा भी दे रहा है, हाँ बाजार सारी अच्छी चीजें भी दे रहा है, लेकिन वो जो माया लोक, जो आकर्षण है कि इसमें मैंने कई वो भी किया है, उदाहरण भी ढेर सारे, वो कविता जरूर पढ़िए, उसमें ढेर सारा उदाहरण भी है। वो उदाहरण विज्ञापन का है, मतलब प्रदीप बैठे हैं और प्रदीप को भी मैं बधाई दूंगा। इन्होंने भी सिक्किम आने के बाद एक पत्रिका का संपादन किया कंचनजंगा के नाम से, और पांचवा साल ये 5 साल उसके भी पूरे हुए हैं। वो भी पिछले ही दिनों उसके 5 साल। और सबसे अच्छी बात है सिक्किम स्टेटहुड डे के दिन ही उसका इनॉग्रेशन था और उसका वो था। तो हमें ये समझना होगा कि बाजार किस तरह से चीजों को अतिक्रमित कर रहा है और उसको डिकोड। दूसरी बात है, मानव जीवन कभी सरल नहीं रहा है, कभी सरल नहीं रहा। मैं बंगाल में आने के बाद कुछ बांग्ला साहित्य का मतलब हिंदी अनुवाद पढ़ा, हालांकि जो पहले पढ़ चुका था शरदचंद्र साहब को या विभूति भूषण बंदोपाध्याय साहब को। बांग्ला साहित्य की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। अगर नदी का वर्णन है तो 2-3 पेज में नदी का वर्णन रहेगा कि मतलब आप अगर नहीं भी देखे हैं तो आप महसूस करें कि आप नदी में खड़े हैं। वो इतना सुंदर वर्णन रहेगा, वो गाछ से लेके मछली से लेके बगुला से लेके सब कुछ। अब आप ये सोचें, इस जीवन के कठिनतम दौर में जिस चीज से हम सबसे ज्यादा परेशान हैं वो है हमारे अंदर के अंतर्द्वंद से, और उस अंतर्द्वंद को अमूमन कवि अपने यहाँ ला रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कवि नहीं ला रहा है, कवि ला रहा है। ढेर सारी कविताएं लिखी जा रही हैं। कविताएं लिखने का तो ये आलम है कि दिन में जितनी सब्जियां बिकती हो कि न बिकती हो उतने कविता संग्रह प्रकाशित हो जाते हैं। तो कविताएं तो खूब लिखी जा रही हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि कविता हमेशा, एक राजेश जोशी की बहुत अच्छी पंक्ति है, 2 पंक्तियों के बीच में उनका कविता सुन रहा है। कविता पंक्तियों के बीच में होती है, लेकिन बात ये है कि क्या वो द्वंद जो कविता का पंक्ति उसमें आ रहा है, कविता में आ रहा है, वो पहले लेयर का ही है? नहीं। मैं के यहाँ जो द्वंद आ रहा है वो द्वंद की मनोस्थिति, जो कि आम बात है, मनोस्थिति, एक द्वंद की मनोस्थिति आम बात है, उसके बाद का जो चिंतन है, उस मनोस्थिति के बाद का चिंतन वो इनकी कविता में आ रहा है। मैं वो कविता बस 2-3 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि प्रकाश हूँ परछाई नहीं, स्वर हूँ मैं गूंज नहीं, मसाल हूँ रैली नहीं, सोच हूँ सहमति नहीं, विवेक हूँ भक्ति नहीं, गाती हूँ परिक्रमा नहीं, क्रिया हूँ परिणाम। अब आप देखें कि वो जो द्वंद है, जो डायलेक्ट है, जिसमें पूरा मनुष्य जीवन फंसा हुआ है, उसके बाद का जो चिंतन है वो इनके यहाँ कविता में बहुत अच्छे से आया। और ज्यादा बात मैं नहीं करूँगा, बस एक बात और मुझे याद आ रही थी। दरअसल यहाँ इतने अपने लोग बैठे हैं, मुझे 2014-15 का वो सिक्किम याद आया। फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर है कि काटी साहब बैठे हैं, इन्हीं को नजर करते हुए मैं कहता हूँ कि तुम मुखातिब भी हो और करीब भी, तुम मुखातिब भी हो और करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तो इतने लोग बैठे हैं। अंतिम बात मैं कर रहा हूँ कि जो जिस बात से बात शुरू हुई थी, ये पत्रिका का वर्तमान समय कैसा है, इसका एकमात्र मैं उदाहरण देके बात करूँ।
2014 से 15 ये तो इसको सिक्किम मतलब सिलीगुड़ी को हम पूर्वोत्तर बंगाल का वो हिस्सा जहाँ हिंदी को ठीक ठाक प्रश्रय मिला। मुझे याद है मैं आज से 10, 12 या 11 साल पहले पांडे सर के घर गया था और मुझे नहीं लगता कि किसी भी गैर हिंदी भाषी राज्य में किसी के पास हिंदी की इतनी बड़ी लाइब्रेरी रही, किसी के पास, और विद रेफरेंस। और मतलब आप ये सोचिए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में जब भी मैं सिलीगुड़ी का नाम लेता हूँ साहित्य वालों से, चाहे अजय तिवारी से लूँ, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी से लूँ, तो वो पहला नाम जो लेते हैं वो पांडे जी का लेते हैं कि अगर आपको सिलीगुड़ी में किसी से हिंदी की वस्तु स्थिति जानना है तो पांडे जी से। सारी पत्रिकाएं इनके पास आती थी, लोग आते थे, देखते थे। अब पत्रिकाओं का क्या हाल है ये तो सिलीगुड़ी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कभी कोई गया हो बीएचयू में तो प्रदीप जानते हैं कि गेट से जब आप बाहर निकलेंगे तो लाइन से छोटी छोटी दुकानें बनी, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ मेडिकल स्टोर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद किताबों की ढेर सारी दुकानें। आज के दौर में हमने 14 तक वहाँ पढ़ाई की, 13 में डॉक्टरेट अवार्ड हुआ था, उसके बाद में चले गए। लेकिन 15, 16 या 17 में हमने जाके देखा वहाँ लाइन से जो किताबों की दुकानें थी वो किताबें कम, पत्रिकाएं ज्यादा बेचते थे। ये लघु पत्रिकाएं जो आती हैं इनका लंबा बड़ा स्टॉल होता था। और होता क्या था कि भाई हम छात्र थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम सारी पत्रिकाएं खरीदें, तो हम जाते थे, एक आध पत्रिका खरीदते थे और उस बहाने सबका इंडेक्स पढ़ डालते थे, सबका अनुक्रम देख डालते थे और उस पे आके चर्चा करते थे कि फलाने ने लिखा है देख लेना, या दूसरे मित्र से कह देते थे कि आप ये खरीद लो। मतलब जो जिसको भी बनारस जाने का मौका मिले वहाँ 1-2 लोगों से जरूर मिले, खासकर लघु पत्रिकाओं के संदर्भ में। वाचस्पति जी एक हैं, वो जीती जागती अपने में पत्रिका, दुनिया में कहाँ कौन सी हिंदी पत्रिका निकल रही है वो वाचस्पति जी के पास आती है। और वाचस्पति जी उत्तराखंड में कहीं प्रोफेसर थे, रिटायर होने के बाद एक स्कूटी खरीद के उनका अपना काम है कि वो सबके पास पहुंचाते। आप खाली बस उनसे कह दीजिए कि डॉक्टर साहब हमें ये पत्रिका चाहिए, लघु पत्रिका चाहिए, पत्रिका चाहिए। लेकिन आज के समय में ये आलम है। उस दुकानदार का नाम अमर था, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि मैं उसको फोन करता था, अमर बुक स्टॉल के नाम से बुक थी, कि भैया फलाना पत्रिका भेज दो। बीच में कुछ दिन पहले मैंने फोन किया तो उसने कहा भैया ये दुकान बंद हो चुकी है, अब हम छोला भटूरा बेचते हैं। तो अब आप सोच लें कि लघु पत्रिका का क्या हश्र हो रहा है। इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार ही, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, आदमी तुरंत के दौर में चला गया है। तो इसलिए अगर कि आपका तीस्ता हिमालय इतने दिन से निरंतर निकल रहा है तो इसको हम शुभकामनाएं देंगे, इसको हम सहयोग करेंगे। याद रखें कि शुभकामना से कोई पत्रिका नहीं निकलती, पत्रिकाएं निकलती हैं तो सहयोग से निकलती हैं। इसमें जिस तरह का भी हम सहयोग दे पाए हम सहयोग देंगे। और आगे आने वाले दिनों में हम देखें, हम ये समझें कि ये 17 नहीं, इसके 27वें वर्ष में भी हम यहाँ मौजूद रहें। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। और इस क्रम में हमारे बीच पहाड़ से ही, सिक्किम से ही तो एक ठंड लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ का मौसम है कि धीरे धीरे गर्म हो रहा है। डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और बहुत अच्छे चिंतक हैं, साहित्यकार हैं और समाज के तमाम विसंगतियों को बहुत अंदर से महसूस करते हैं और उनकी यह पीड़ा उनके शब्दों के साथ दिखाई देती है। पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर प्रदीप। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सीबी कार्की साहब, तारावती अग्रवाल जी, सम्मानित आज की सम्मानित रचनाकार प्रभा मजुमदार जी, आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी,
डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह जी, रामकिशोर मेहता जी, भिकी प्रसाद जी और आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी, श्रीमती रंजू जी, बहुत सारे चेहरे जो इस सभागार में परिचित हैं और मुझे लगता है कि सर के बेटे देवव्रत को छोड़कर सबसे कम उम्र का इस सभागार में मैं ही हूँ। आदित्य भैया ने इस बात की तरफ संकेत किया था कि उनसे छोटा मैं हूँ, तो मैं इसमें केवल देवव्रत मुझसे छोटे हैं और मैं उनसे बड़ा हूँ। यहाँ आने का दरअसल इस कार्यक्रम के साथ साथ 2 लोग और थे और एक बोनस। पहला ये कि आदरणीय ओम प्रकाश पांडे सर से मुलाकात, आदित्य भैया से मुलाकात, और बोनस इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इस कार्यक्रम में गिर खड़का डुअरसीरी जी भी आएंगे, वह मेरे लिए बोनस है। और मुख्य उपस्थिति तो इस कार्यक्रम के लिए और हमारी सम्मानित रचनाकार के लिए तो है ही। सबसे पहले मैं प्रभा मजुमदार जी को ही हार्दिक बधाई देना चाहूँगा अमरावती सृजन सम्मान 2024 के लिए। करण जैन जी अपने संचालन में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि जब हम किसी रचनाकार का सम्मान करते हैं तो वह केवल रचनाकार का सम्मान नहीं होता है, बल्कि समाज का होता है और पूरे साहित्य वर्ग का होता है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब हम किसी बड़े रचनाकार का सम्मान कर रहे होते हैं तो रचनाकार का, साहित्य का, समाज का सम्मान तो है ही, जो संस्था सम्मानित कर रही है यह उसके लिए गौरव और उसके लिए सम्मान की बात है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर आरपी सिंह साहब और उनकी पूरी टीम का मतलब आप महसूस कर रहे होंगे कि एक परिवार जो पूरी तरह से साहित्य के लिए समर्पित है। जब प्रभा मजुमदार जी धनराशि को भेंट करने के लिए उन्होंने घोषणा की तो बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर आरपी सिंह साहब के चेहरे को देखा होगा। वह बिल्कुल इतने भावुक हो गए थे कि लग रहा था कि अब रो देंगे। सोचिए कि एक परिवार साहित्य के लिए कितना समर्पित है। 17 वर्ष की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है और हम लोग तो केवल 17 वर्षों की यात्रा जोड़ रहे हैं। जब आप डॉक्टर आरपी सिंह जी की यात्रा देखेंगे पत्रकारिता की तो वह 5 दशकों की यात्रा है। उन यात्राओं को भी इसमें शामिल करके हमें देखना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका इतिहास भूगोल अभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, चूंकि मुझे भी बात इस पत्रिका को केंद्र में रख करके और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में करनी है, लगभग आप सब लोगों ने इस पत्रिका के आवरण पृष्ठ को देख लिया होगा और इस तस्वीर, यह वह तस्वीर है जो हमारी धड़कनों में इस तरह से कौंध गई है कि हमारे मन में इसको देखने के बाद आक्रोश के अलावा कुछ भी नहीं होता है। यह आवरण पृष्ठ में इसलिए दिखा रहा हूं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब पत्रिकाओं के विशेष अंक निकलते हैं तो जिस रचनाकार पर केंद्रित वह अंक होता है उसकी बड़ी सी तस्वीर आवरण पृष्ठ पर आपको नजर आएगी। लेकिन मैं बहुत ही सराहना करता हूं डॉक्टर आरपी सिंह साहब का, उनके संपादकीय विवेक का, उनकी संवेदनशीलता का, कि जिन्होंने रचनाकार पर विशेषांक, लगभग पूरा उन्हीं पर केंद्रित है, प्रभाती पर केंद्रित है, बावजूद इसके उन्होंने ऐसी तस्वीर दी है जो हमारे दिलो दिमाग में निरंतर कौंध रही है। यह एक बड़ा संपादक और यह एक संवेदनशील संपादक
की समझ से ही यह कार्य संभव हो सकता है। इसके अलावा मैंने कल आरपी सिंह साहब से एक निवेदन किया था, आदित्य भैया, फोन करके निवेदन किया था कि मेरा वक्तव्य आपसे पहले रखा जाए। और आप सब ने महसूस किया होगा जब वो बोलते हैं तो कुछ बचता नहीं है, या तो मैं दोहराऊंगा या तो उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके रख दूंगा। तो 2009 से जब यह पत्रिका शुरू हुई और उन्होंने लघु पत्रिका आंदोलन को लेकर के बहुत गंभीर बात कही है, मैं पृष्ठपोषण से बचना चाहूंगा, लेकिन जो 17 वर्ष की यात्रा है, इस पत्रिका की जो यात्रा है और इस पत्रिका का जो नाम है आपका तीस्ता हिमालय, मैं आदित्य विक्रम सिंह जी की सभी बातों को शामिल करते हुए इस पत्रिका के नामकरण के संदर्भ में और उसकी गतिकी के संदर्भ में यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस पत्रिका का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। इस पत्रिका में तीस्ता नदी जैसा प्रवाह है और हिमालय जैसी ऊंचाई है। आपका तीस्ता हिमालय जैसी ऊंचाई है और तीस्ता जैसा प्रवाह है, तभी यह पत्रिका इतने लंबे वर्षों की यात्रा तय कर पाई है अनवरत रूप से। पांडे सर यहाँ बैठे हुए हैं, वह जानते हैं पूरे सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, डुवर्स, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के परिदृश्य को वह जानते हैं बखूबी। वह खुद नया परिदृश्य और कई पत्रिकाओं से निरंतर संघर्ष करते रहे हैं, निकालते रहे हैं। वह उसकी नियमितता को बखूबी समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं। मैं कहता हूं कि इस दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जो पत्रिका निकालता है। तो यह जो निरंतर है और खास करके ऐसा क्षेत्र सिलीगुड़ी, यहाँ इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए कि आपका तीस्ता हिमालय के बाद साहित्य की किस पत्रिका का आप नाम लेना चाहेंगे? अगर आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो आपको एक लंबा अंतराल, एक लंबी रिक्तता, एक शून्यता का बोध होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस दृष्टि से यह पत्रिका इस पूरे क्षेत्र की रिक्तता को, रचनात्मक मौजूदगी को और खास करके युवा रचनाकारों के लिए एक मंच के रूप में, एक अवसर के रूप में यह काम करती है। उसकी भरपाई करने की पत्रिका यह लगातार कोशिश कर रही है। पत्रिका के इतिहास को अगर आप उठा करके देखें, आदित्य विक्रम सिंह जी बता रहे थे कि उन्होंने इसके पीछे के 40-50 अंक देखे। मैंने उतने अंक तो नहीं देखे, लेकिन उस यात्रा से मैं जरूर परिचित हूं। अगर आप पत्रिका की विषय वस्तु को देखेंगे तो डॉक्टर आरपी सिंह जी के नेतृत्व में यह पत्रिका निरंतर अपने समय से संवाद करती हुई नजर दिखेगी आपको। यह पत्रिका समसामयिक मुद्दों को लेकर के निरंतर हस्तक्षेप करती हुई दिखेगी। जब वो स्वागत वक्तव्य में इस बात पर जोर दे रहे थे कि सवाल करना कितना कठिन है, तो इसके इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे तो लगातार यह पत्रिका सवालों से मुठभेड़ करती है, अपने समय से जूझती है, पहाड़ की कठिनाइयों से जूझती है। यह सारे प्रश्न आपको इस पत्रिका में दिखाई देंगे और इन अर्थों में मैं इस पत्रिका को एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में देखता हूं। इन अर्थों में मैं इस पत्रिका को केवल एक लघु पत्रिका के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि इसे एक साहित्यिक अभियान और सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखता हूं। इस पत्रिका का मूल्यांकन मुझे लगता है कि इस रूप में होना चाहिए।
और जब हम समय के सवालों की बात कर रहे थे तो आप देखिए इस बात को कि गोरखालैंड आंदोलन, तमाम विशेषांक इस पत्रिका की आए। जब 170 172 अंकों की बात हो रही है तो आप अंदाजा लगाइए। कुछ विशेषांकों का अगर समय मिलेगा तो मैं उल्लेख करूंगा, लेकिन एक आध दो पर बात ठहर कर होनी चाहिए। जैसे कि गोरखा आंदोलन पर केंद्रित विशेषांक, आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका, उस दौर में जब वो आंदोलन चल रहा था या जिस वस्तु स्थिति में आज वह आंदोलन है, जिस समय लोगों के सामने चुप्पी के अलावा कुछ भी नहीं था, लोग बोलने से कतराते थे, बोलने से डरते थे, उस समय इस पत्रिका के संपादक ने बोलने का जोखिम उठाया। इसमें वो सारी चीजें दर्ज हैं, अगर आपको पत्रिका का अंक मिले तो आप देखिए इसमें वो सारी चीजें दर्ज हैं जिसको आज भी आप खोल करके नहीं बोल सकते हैं। पत्रिका के अंक को आपको देखना चाहिए। इस दृष्टि से भी यह पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रिका की एक खुसूसियत और मुझे नजर आती है, वह यह कि बहुत कम पत्रिकाओं में ऐसा देखने को मिलता है, वह यह कि पत्रिकाएं हमेशा रचनाकार को महत्व देती हैं। जो लोग संपादक होंगे इस चीज को जानते होंगे। बहुत कम ऐसी पत्रिकाएं हैं जो रचना को महत्व देती है। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं या अखबार निकालते हैं तो किसका लेख प्रकाशित करना चाहते हैं? क्या किसी विद्यार्थी का, क्या किसी जो सोशल एक्टिविस्ट है उसका, या उसका जो सरकार से सवाल करता है या जो अपने समय से जूझता है? तो आपको नजर आएगा कि शायद ये सब हम में से बहुत कम लोग करते हैं। इस पत्रिका ने वह काम किया। इसमें इस पत्रिका ने लेखकों की एक नई पीढ़ी तैयार की, युवा रचनाकारों को एक बड़ा मंच देने का कार्य किया और अपने समय और समाज के समकालीन और समसामयिक मुद्दों से निरंतर टकराने की कोशिश की है इस पत्रिका ने। जब हम रिक्तता की बात कर रहे थे तो जब हम सिलीगुड़ी में खड़े होकर के इस बात का उल्लेख कर रहे हैं तो हमें दार्जिलिंग, सिक्किम के अलावा जो पूर्वोत्तर भारत के शेष और भी 7 राज्य हैं सिक्किम को छोड़ करके, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। वह पूरा क्षेत्र, पूरा फलक भी साहित्यिक पत्रकारिता की दृष्टि से लगभग शून्यता की स्थिति में है। 2-4 पत्रिकाएं हैं, हम सब जानते हैं। समन्वय पूर्वोत्तर जैसी पत्रिकाओं ने काम किया, वो सरकारी पत्रिकाएं हैं। कुछ व्यक्तिगत पत्रिकाएं भी निकली बंद हो गई, लेकिन आप उठा करके देखिए तो आपको लगभग निराशा ही नजर आएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पत्रिका ने पूर्वोत्तर को तो उस रूप में नहीं छुआ है, इस बात का मैं बहुत जोर देकर के समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जो पूर्वोत्तर भारत के जेन्युइन सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सवालों से उग्रवाद, आतंकवाद या जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो चीजें दिखती हैं, वो सारे सवाल आपको यत्र तत्र इस पत्रिका में दिखाई देंगे। और जिसे अब तक हम यह कहते रहे हैं कि हाशिए का समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, खास करके पूर्वोत्तर भारत ही पूरा जनजाति बाहुल्य समाज है, जिसे तथाकथित वर्ग हाशिए का समाज कहता है। लेकिन इन लघु पत्रिकाओं ने सबसे बड़ा काम यह किया कि इस समाज को, जिसे हम हाशिए का समाज कहते हैं, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से भी आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब का, जैसे लोग कह रहे थे कि 17 वर्षों का अनुभव है पत्रकारिता का, उसके पीछे के इतिहास को समझना चाहिए। मैं उसे 17 वर्ष नहीं बल्कि 5 दशकों की यात्रा लगभग कहूँगा, क्योंकि 1979 में जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो सबसे पहले
जो वरिष्ठ लोग हैं इस बात को जानते होंगे, संपादन किया और यह 8 पृष्ठों का साप्ताहिक पत्र जैसा निकलता था। उसके बाद जो अगली यात्रा डॉक्टर साहब की रही है वो 1993 में उत्तर पूर्वांचल नाम से उन्होंने अखबार के फॉर्म में और पत्रिका के फॉर्म में, बेसिकली वो पत्रिका का ही फॉर्म था लेकिन कभी कभी अखबार के रूप में भी वो चीज़ें निकलती थी। 13 वर्षों तक उसका संपादन किया और उसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विशेषांक, जिसमें राहुल संकीर्तन प्रेमचंद से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है, उसको गिनाना नहीं चाहूँगा। उसके बाद जो इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट कार्य है वो है यह कि 2006 में दैनिक जागरण के संपादकीय या संस्थापक या जो शुरुआत हो रही थी उसका नेतृत्व डॉक्टर आरपी सिंह जी ने किया और दैनिक जागरण जैसे महत्वपूर्ण अखबार को इस क्षेत्र में विस्तार देने का कार्य किया। हालांकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने उसमें कार्य नहीं किया है, फिर भी किसी चीज़ की स्थापना और शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन अर्थों में हम उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा जनपद समाचार सीसीएन से भी वो जुड़े रहे और वर्ष 2009 में वो तीस्ता हिमालय पत्रिका शुरू करते हैं और उसके बाद से लेकर के अब तक कुछ विशेषांकों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें सत्यभामा आर्यन, शिवमूर्ति, मूलचंद गौतम, जयचंद चक्रवर्ती, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन पर विशेषांक निकाला है सिंह साहब ने, ओम प्रकाश पांडे जी, राम प्रकाश मेहता, और जो बड़े नाम हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे नाम हैं, सोचिए कि 172 अंक हैं तो कितने विशेषांक होंगे, वो जितना मुझे समय मिला है उतने में तो गिना नहीं पाऊंगा। तो इस दृष्टि से, और यहाँ एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो सिक्किम या पर्वतीय या पहाड़ों से आए हुए हमारे साथी हैं उनमें से प्रभा मजुमदार जी जैसे लोगों को कितने लोग जानते रहे होंगे। कहने का आशय यह है कि अलक्षित रचनाकारों को, जिनका अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य है, विशिष्ट योगदान है, उन रचनाकारों को चुन चुन करके आपका तीस्ता हिमालय जैसी पत्रिका ने विशेष अंक निकाले। मुझे लगता है कि इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। कहाँ गुजरात, कहाँ उड़ीसा, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ सत्यभामा, ये सोचने वाली बात है। और कहाँ सिलीगुड़ी में बैठा कोई व्यक्ति उन रचनाकारों को खोज रहा है जिनका साहित्य में जबरदस्त हस्तक्षेप है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है। तो इस दृष्टि से अगर मैं इन सारी बातों को, अपनी पूर्ववर्ती बातों को शामिल करते हुए कहूँ, जो डॉक्टर साहब की यात्रा है, सिंह साहब की जो यात्रा है, इस तरह के कार्य संस्थान ही करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है जो काम उन्होंने किया है। तो इन अर्थों में, इस दृष्टि से मैं डॉक्टर धर्मी संस्था के रूप में देखता हूँ। ओम प्रकाश पांडे जैसे लोगों को मैं एक संस्था के रूप में देखता हूँ जो उन्होंने कार्य किया है अपने समय में। तो बहुत सारे व्यक्तित्व अपनी संस्था से, अपने व्यक्तित्व से भी ऊपर होते हैं, वो अपने आप में संस्था होते हैं। आदित्य भैया जानते हैं कि सिक्किम में भी 1-2 नाम ऐसे हैं, सुभाष जी जैसे लोग, जो कोई संस्था से संबद्ध नहीं है लेकिन वो संस्था से ऊपर है, संस्था से भी बड़े हैं। तो इस तरह का काम कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का दिखाई देता है। अगर समय हो जाएगा संकेत कर दीजिएगा सर, क्योंकि हम लोग तो अध्यापक हैं, 1 घंटे तो बोलते ही हैं, क्लास में भी खड़े होते हैं तो 1 घंटे बोलते हैं। यहाँ समय 20 मिनट का मिला है तो मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा है, बातें बहुत हैं, जब आप संकेत करेंगे वहीं मैं विराम दे दूंगा। देखिए, पत्रिकाओं का संकट, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी एक लेख छपा है लघु पत्रिका आंदोलन पर, बहुत महत्वपूर्ण लेख है। जब आपके पास ये पत्रिका जाएगी तो वो पढ़ा जाना चाहिए लेख। जिन चुनौतियों की ओर आदित्य जी संकेत कर रहे थे वो सारी चुनौतियां 2 पृष्ठों में दर्ज हैं, वह बिल्कुल पठनीय लेख है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिन संकटों की बात हो रही थी कि हम पत्रिकाओं को भेजते हैं तो इतना रुपया लग जाता है, पत्रिका का मूल्य 20 रुपया 40 रुपया है, बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को उठा करके देखिए
अगर हम साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को उठा करके देखें, बहुत नामचीन पत्रिकाएं, अलाव जैसी पत्रिकाएं, लम्ही जैसी पत्रिकाएं या दूसरी अन्य पत्रिकाएं आर्थिक कारणों से बंद हो गई या बंद होने के कगार पर है। बहुत सारी पत्रिकाएं तो ऑनलाइन हो गई, लम्ही का आपको प्रिंट के रूप में संस्करण मिलेगा ही नहीं। अलाव जैसी पत्रिका बंद हो गई, पहल किन कारणों से बंद हुई वो बहुत ही, हाँ वो तो सब जाहिर सी बात है। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं रही, बहुत सारे ऐसे संपादक हुए जिन्होंने इस घोषणा के साथ पत्रिका बंद कर दी, क्योंकि उनका एक स्तर था। उन लोगों ने बाकायदा घोषणा की कि अगर हम पत्रिका आगे निकालेंगे तो शायद इसका स्तर गिर सकता है। कल्पना पत्रिका को आप देखिए कि बद्री विशाल पित्ती इस घोषणा के साथ पत्रिका को बंद कर देते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब तक जो कल्पना पत्रिका ने काम किया है वो अच्छा भी उसकी धूमिल ना हो। इस तरह की चीजें रही हैं। खैर विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक दो और महत्वपूर्ण कार्य जो आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका का रहा है, खास करके जब हम साहित्य के संदर्भों की बात करते हैं तो हमें आलोचना की बात करनी चाहिए। इस अंक में भी 4-5 आलेख, आलोचनात्मक आलेख प्रकाशित हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लंबी कालावधि में जब इतने आलोचनात्मक लेख छपे तो इससे यह ध्वनित होता है कि कहीं न कहीं इस पत्रिका ने हिंदी आलोचना की भी एक जमीन तैयार की है, एक डिस्कोर्स खड़ा किया है, एक विमर्श खड़ा किया है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। मैनेजर पांडे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि जब तक आप स्थानीय नहीं होंगे तब तक वैश्विक नहीं हो सकते। मैनेजर पांडे कहते हैं कि जब तक आप स्थानीय नहीं होंगे तब तक आप वैश्विक नहीं हो सकते। और इस पत्रिका को जब आप पूरे इतिहास भूगोल को उलट पलट करके देखेंगे तो इस पत्रिका में आपको वैश्विकता में स्थानीयता और स्थानीयता में वैश्विकता दिखाई दे। इस दृष्टि से भी आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर के काफी महत्वपूर्ण कार्य रहा है। आदित्य भैया ने संकेत किया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक और जरूर महत्वपूर्ण बात है, उसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा कि जो साहित्य की पत्रिकाएं होती हैं वह राजनीतिक चीजों से बचती है या वो सरकार से सवाल उठाने से बचती है या उन हस्तक्षेपों से बचती है जिनको उनसे नुकसान हो सकता है। लेकिन आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका के साथ मामला कुछ अलग है। वह सवाल आपने डॉक्टर साहब के स्वागत वक्तव्य में सुना होगा कि सवाल उठाना कितना कठिन है। लगातार राजनीति के प्रश्न, जैसे प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, उन अर्थों के साथ इस बात को देखिए कि कैसे यह पत्रिका साहित्य के साथ साथ राजनीतिक चेतना के साथ विकसित हुई। वह राजनीति को छोड़ती नहीं है, वह प्रेमचंद को भूलते नहीं है, वह प्रेमचंद को साथ साथ लेकर के चलते हैं। और यही कारण है कि जब आप इस अंक को उठा करके देखेंगे तो इसमें केवल पहलगाम पर लेख नहीं मिलेगा, केवल प्रभा जी नहीं लिखेंगे। इसमें जो बिल पास हुआ है अभी हाल में, उस बिल पर भी विस्तार से चर्चा है। इस दृष्टि से इस पत्रिका ने राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया है। इसके कुछ कॉलम हैं, उस कॉलम पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब हम बिल और पहलगाम हमले की बात करते हैं और अन्य इस तरह के सवालों की बात करते हैं तो उसमें इस दृष्टि से मैं इस पत्रिका को एक जनवादी और प्रगतिशील पत्रिका के रूप में देखता हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल और इस तरह के हस्तक्षेप बहुत कम पत्रिकाओं में दिखाई देते हैं। इस पत्रिका के अंतर्गत बहुत सारे कॉलम हैं, उस कॉलम पर बात नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब की कहानी भी है जो मनुष्यता की पक्षधरता के साथ खड़ी नजर आती है। उसमें सवालों के साथ बेचैनी है, आक्रोश है, दर्द है, छटपटाहट है, लेकिन केंद्र में मनुष्यता को, आदमियत को बचाने की एक जद्दोजहद है। इससे ज़्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। और अपने अंतिम हिस्से में रचनाकार पर कुछ बातें जरूर मैं कहना चाहूँगा। कई कविताएं हमने नोट्स में लिए थे, लेकिन उसके विस्तार में न जा करके मुझे जो बात अच्छी लगी
प्रभा मजुमदार जी की इस पत्रिका से बाहर उनके वक्तव्य में वह यह कि उन्होंने कहा कि लेखन एक चुनौती है और लेखन एक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इन दोनों शब्दों के आधार पर अगर हम देखें तो प्रभा मजुमदार जी का मूल्यांकन अपने आप में पूर्ण है कि वह समय के सवालों से टकराती हैं, मनुष्यता की बात करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करती हैं और तमाम चुनौतियों के बीच वह उस लेखन को जिम्मेदारी मानती है। अगर लेखन अपने समक्ष चुनौतियों को जिम्मेदारी मानता है तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इस दृष्टि से प्रभा मजुमदार जी का लेखन बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उल्लेखनीय है। जैसा कि मैडम तारावती जी ने एक बात की तरफ संकेत किया था, मैं वहाँ पर कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। सहमति असहमति का मामला नहीं है, लेकिन कुछ बात उसमें जोड़ दी जानी चाहिए। दरअसल मैं यह मानता हूँ कि जहाँ मनुष्य है और जहाँ जीवन है वही कविता है। ये नहीं कि यहाँ पेट्रोल है तो कविता कैसे होगी और यहाँ अधिवक्ता है तो कविता कैसे होगी, या ये इंजीनियर है तो कविता कैसे होगी। इसको इन अर्थों में जोड़ रहा हूँ, कोई आलोचनात्मक टिप्पणी मेरी नहीं है, केवल जोड़ रहा हूँ कि जहाँ मनुष्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 में जो उनका निबंध है उसमें इस बात का वो उल्लेख करते हैं और उसका अर्थ यही है, शब्दशः मैं वाक्यांश नहीं ले रहा हूँ, कि जहाँ जहाँ मनुष्यता है, जहाँ जहाँ मनुष्य हैं, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ जीवन है, वहाँ वहाँ कविता है। मैं और क्या कह रही थी, मैं भी तो यही कह रही थी। मैंने उसी में जोड़ा है। तो और हिंदी में भी हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब हिंदी वालों से ज़्यादा हिंदी को समृद्ध करने में, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में दूसरे अनुशासन के लोगों का योगदान रहा है। अरुण कंवल जी अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, नरेश सक्सेना जी, वाकी शुक्ल जी गणित के व्यक्ति हैं। ऐसे ऐसे लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो बात छोड़ दीजिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी शब्दकोश का सबसे प्रामाणिक संकलन फादर कामिल बुल्के का माना जाता है। तो जिनकी रुचि है, जो करना चाहेंगे, उनके लिए हर बात संभव है। कुछ कविताएं, 2 कविताओं का उल्लेख बिना व्याख्या के करूंगा। प्रभा जी लिखती है एक जगह कि संवाद की आँच जरूरी है, हमारे बीच जमी बर्फ की चट्टानों को पिघलाने के लिए। एक कविता यह है, व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। दूसरी कविता की पंक्ति है जिसमें वो लगातार समकालीन मुद्दों से और प्रश्नों से जूझती हैं। वह लिखती है, बहुत छोटी सी बात है, वो युद्ध की चर्चा अपने वक्तव्य में कर रही थी कि देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। युद्ध की बात वो कर रही हैं और कई कविताएं युद्ध और विभाजन पर केंद्रित है। संकलनों की, जिन लोगों ने पत्रिका को पढ़ा होगा या पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को। वह लिखते हैं कि जमीन पर खिंची एक विभाजक रेखा का नाम नहीं है सीमा। कितनी छोटी पंक्ति है कि जमीन पर खिंची एक विभाजक रेखा का नाम नहीं है सीमा। समय कम है, किसी भी तरह की व्याख्या से बचना चाहता हूँ। जब हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा, लघु पत्रिकाओं का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें आरती सिंह जैसे लोगों का नाम, ओम प्रकाश पांडे जी जैसे लोगों का नाम कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति भी साहित्य को संपोषित करती है और साहित्य से अनुराग करती है। ये कुछ राम भजन जी के अंदर में है, संवेदना आती है। वैसे राजनीति लोगों के अंदर में संवेदना साहित्य की नहीं रहती, लेकिन आपके अंदर है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आपका तीसरा हिमालय परिवार से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और हमेशा अपना सहयोग का हाथ भी बढ़ा के रखते हैं राम भजन जी। मैं आरती सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे MIC साहब को आप सदा पहनाकर उनका सम्मान करें। जब आदमी सामने दिखाई देता है दर्शन अच्छा लगता है। और
नहीं खैर बस खड़े होकर के मंचस्थ विद्वानों और साथियों, ज़्यादा कुछ मैं वक्तव्य नहीं दे पाता, इतने दो अच्छे वक्तव्य सुने तो मैं तो भाव वो हो गया, विवल हो गया हूँ कि इतनी अच्छी बातें मुझे यहाँ पर सीखने के लिए मिली। इनफैक्ट बात ये है कि मैं जो है साहित्य के धारा से नहीं हूँ, साहित्य के इतर क्षेत्र से आया हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता था, मजदूरों के बीच में रहता हूँ और जन के छोटे आदमी की तरह, किसान की तरह, उनकी तरह सुनता हूँ, तो वही मेरे लेखन का एक हिस्सा है। प्रभा मजूमदार जी से भोपाल अहमदाबाद में रहते हुए संपर्क में आने का एक बहुत बड़ा कारण मेरा ये था कि मैं कटनी में रहता था और थोड़ा सा एक वो पुरानी बात है, कटनी में रहता था और मेरा बेटा अहमदाबाद में नौकरी करने लगा, तो मैं सोचा मैं अभी वहाँ जाऊँगा तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूं जो मेरे में विचार जैसे विचार सामने हो। तो मैंने पढ़ता रहता था कि कोई अहमदाबाद का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिनकी रचनाएं जो है मेरे से विचार सामने रखती हूँ। और मुझे एक बार इनकी कोई कविता मैंने वहाँ पर पढ़ी और कविता पढ़ने के बाद जो है इनको एक खत लिखा और फिर खत लिखने के बाद मैं आया और मिला उनसे और उन्होंने मुझे जो है अहमदाबाद के पूरे साहित्य के क्षेत्र का कि यहाँ पर कौन कैसे लोग हैं वो दिया और फिर इनसे संवाद तो होता ही रहा है। ये जब फिल्म लिखती रही है तो हम एक दूसरे से पढ़ते सुनते रहे हैं और बहुत विचारवान व्यक्ति हैं और कई बार मैं लोगों को इस बात से नापता हूँ कि हम जो कह रहे होते हैं हमारी कथन करने में कितने अंतर हैं। मैं विचार से प्रगतिशील व्यक्ति हूँ और कई बार स्त्री विमर्श के बारे में मैंने बहुत काम किया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब स्त्री का विवाह होता है तो उसके ऊपर एक ही आरोपित किया जाता है कि वो पति का नाम ओढ़ भी ले। प्रभा मजूमदार जी उससे मुक्त है, हाँ उससे मुक्त है, तो उस बात से मुक्त है। उन्होंने पति के जो सरनेम है वो नहीं ओढ़ा, वो अपना मेरा अपना आइडेंटिटी है और वो एक स्त्री के रूप में उस आइडेंटिटी को ठीक से रखी है। वो बहुत बढ़िया मुझे लगा, उनको देख करके मुझे लगा कि नहीं हाँ ये तो वैसी स्त्री है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि स्त्रियों को अब इस समय पर ऐसा हो जाना चाहिए, यानी कि स्वाभिमानी साहित्यकार बंधु, विद्वत्वृंद, समुपस्थित साहित्य प्रेमी, धर्मी रचनाधर्मी बंधु, जब किताबें पढ़ी तो मुझे भी उस समय हमारे हृदय में वो भाव उर्मियाँ उठने लगी कि कुछ उनकी कविता पर लोगों के माध्यम से उनको शुभकामनाएँ देनी है इस अवसर पर और इनके सम्मान में कुछ जो है लिखूँ। मैं लगभग 100 दोहा लिखा, उसमें से कुछ दोहे जो है मैं चंद दोहे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरस्वती की वरद पुत्री हैं प्रभा जी आप, सृजन कर्म के व्योम में अमिट आपकी छाप। मजी हुई है लेखनी करती दुंध विनाश, प्रभा मजूमदार को देता हूँ मैं दान। करें ओम यह कामना दिए आप सतवर्ष, पाए प्रभु आशीष से टूटी का उत्कर्ष। सहज सरल व्यक्तित्व है तेरा हृदय विशाल, मेरी है कामना ये आप सौदा। भाषा भाव शिल्प सद्गुण प्रसाद भरपूर, जनवादी लेखन से करती जन पीड़ा को दूर। काव्य जगत में आपने रचा नया इतिहास, उजला होवे रात दिन जीवन का आकाश। जनवादी रचना कुंज में कुहके कोकिल गृत, गीत सुधाकर की मिले कभी सफल आदित्य। अंतर उर से कर रहा हार्दिक मैं सम्मान, काल जयी हो आपका काव्य जगत विमान। प्रभा जी की लेखनी करती खूब कमाल, कहती मन के भाव हैं समझ समय की चाल। भाषा सहज सरल है और ठोस है भाव, तेरे मन में नित्य ही जलता एक अलाव। प्रभा मजूमदार की फैले कीर्ति प्रकाश, देते हैं शुभकामना लोक कवि ओम प्रकाश। मेरी है सदकामना हो जीवन में आनंद, सृजन कर्म में लगे रहे हो लेखनी बंद। पढ़ना लिखना कर्म है जब तक टिकते प्राण, मिले आपको कीर्ति जस मेरे हैं अरमान।
भाषा भाव शिल्प का नूतन दृश्य विधान, काव्य जगत के व्योम में आप बलि दिलमान, गहन चिंतन मन से भरा है जीवन ग्रंथ, जन रत्न से किया आपने आलोकित जनपन, बार बार शुभकामना करता अपने व्यक्त, स्वस्थ सक्रिय रहें सदा सिजन कर्म अनुरक्त, ज्ञान सुमन को बांट कर हरती जन की पीर, जस मंडित को तक जीवन की तासीर, पुर में है संवेदना शांत साथ में पीर, नरी टूलिका रच रही सामाजिक तस्वीर, अंधियारा आता नहीं उसके कभी समीप, जो अपने लेखन से सदा जला रहे हैं दीप, जनपक्षधर लेखन में सदा रहो सदा का लीन, तेरे स्वागत में खुला अंबर की जमीन, नभ में दीपित नकट में जैसे सोम प्रकाश, दीर्घ आयु की कामना करता हूँ प्रकाश। आज प्रभा मजुमदार जी को हमने सम्मानित किया। ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, पर डॉक्टर सिंह ने उनको यहाँ लेके हमें भी हम सबको देखने के लिए एक सौभाग्य हमको मिला, उसने ये अवसर प्रदान किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये पत्रिका के बारे में मैं कुछ बोलूँ तो ये उत्तर बंगाल, सिक्किम, भूटान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और संपूर्ण भारत में, यहाँ भारत के एक ही पत्रिका यहाँ से निकलने वाली पत्रिका टिस्टा ML है। आज 172 अंक आज हम सब मिलके विमोचन किया। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये कठिन काम को भी सरलता के साथ डॉक्टर साहब ने ये संपन्न किया। और वहाँ के परिवार और उसके समकक्ष मित्र, मैं सबको इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और इसलिए मैं आपको भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और जितने विद्वान लोग जैसे मेहता साहब यहाँ पे जिस कार्यक्रम में एकदम ध्यान दे के आते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझको, क्योंकि बहुत इतने दूर से भी आते हैं। सब लोग ही अपने काम छोड़ के दूर दूर से ही आते हैं। हमारे यहाँ सिंगर जी भी है, सब लोग ही ध्यान दे के आता है, हम सब लोग ही आते हैं। और आज मुझे यहाँ पे मिस्टर सिंह मिला मेरे दाहिने साइड में, आदित्य विक्रम सिंह। बहुत पहले गैंगटॉक में मिला था, मैं तो भूल गया था। गैंगटॉक में जब मैं था उस टाइम में, तो वो दशक में 11-12 के दशक में हमने हिंदी का बृहद कार्यक्रम हमने आयोजन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोविज़न होता है कि हिंदी भाषा को प्रचार और प्रसार करने के लिए एक प्रोविज़न होता है। लेकिन अभी नहीं देखता हूँ हो रहा है कि नहीं, यहाँ हो रहा है कि नहीं, पता नहीं। क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये राष्ट्रीय भाषा को प्रसार करने हेतु उसको फंड आवंटित किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन अभी मैंने नहीं देखा हूँ। अगर ऐसा है, प्रोविज़न है, तो सब मिलके हमको यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, जहाँ भी करना है, सब जगह करना है। ये चाहिए। ये हमारे प्रोफेसर लोग हैं जो, और मिस्टर प्रदीप है जो सिक्किम के, उसको इस बारे में थोड़ा सोचना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से सोचना है। ये तो हमारे थोड़ा बात अभी यहाँ पर बोलने का बात नहीं था, तभी मैंने बता दिया कि करना चाहिए। और ये टिस्टा ML के बारे में कहूँ तो अकेला आदमी एक कंधे पे इस हिमालय को, टिस्टा ML को उठा के बुढ़ा चल रहा है। बस यही चीज़ है। मुझे तो मुश्किल लगता है, ये थकता नहीं, मैं थकता हूँ। कैसा क्या होता है, मैंने भी 2-4 पत्र निकला। इंग्लिश में मैंने हिमालयन रिव्यू करके निकाला था, बंद हुआ। उसके बाद एक नेपाली में पत्रिका छपवाया था, वो भी बंद हुआ। ये कैसा चल रहा है?
ये मुझे पता नहीं है, पूछने का जरूरत भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं। सब लोग ने बताया, चर्चा इन्हीं की हुई, मुझे ये बताना नहीं है। लेकिन ये पत्रिका है, ये कागज़ नहीं है, इसके अंदर में जो चीज़ है वो चीज़ इसमें है, जो एसेंस है उसको देखना है, समझना है और आगे बढ़ने का जिम्मेदारी हम सबको है, क्योंकि हम सब ने इस बात को बताना है। जैसे डॉक्टर मजुमदार ने उसके भाषण में कहा था ना, वही बात है। और सब चीज़ तो सबने बताया थी कि मैडम के बारे में तो नेताजी ने पूरा दे दिया, हाँ, और सबने उनके बारे में अब तो पूरा हुआ, वो बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने उनके बारे में बताया और इस कार्यक्रम के बारे में भी सब लोग ने बताया। और लेकिन ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए, यहाँ भी हो, नेपाल में भी हो, असम में भी हो, कहाँ हम आगे भी ये बात बोला था, क्योंकि सब हम मिल के कार्यक्रम आयोजन करना है। इस बार सिक्किम में रूमटेक में करने का बात था, क्योंकि ये रास्ता की गड़बड़ी से ये नहीं हो पाया, हाँ। लेकिन अब देखिए इसका कब होगा, इसका एक दिन इसका एक शेड्यूल करना है, तो करके एक बार वहाँ पे करना है, हाँ। इसका आयोजन तो करना ही है और दूसरी जगह भी सोचना चाहिए। अगर नेताजी बुलाएगा तो हम अहमदाबाद आएंगे, ये भी है, सभी बुलाइए आएंगे। इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे सब हम स्रष्टा है सब लोग, तो कैसे हमारे समाज को, हमारे जो मानव समाज को आगे बढ़ाना, ये चिंतन सबको है, सबको करना ही चाहिए। और इसके लिए हम लगे रहेंगे, आप लोग को लग रहे हैं, मैं भी छोटा मोटा तो सोचता रहता हूँ और आगे भी सोचूंगा, और आपके साथ साथ में मैं चलता रहूँगा। और हमारा डॉक्टर सिंह साहब को फिर धन्यवाद देते हुए मेरा शब्द नहीं करता हूँ। धन्यवाद।